नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले एक सप्ताह में दो दो ऐसी घटनाएं घटी हैं। हालांकि इनफैक्ट अगर कहा जाए तो 6 ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसको लेकर के देश और बिहार में कहीं ना कहीं अब एक अलग दिशा में सोचने की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ जहां 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और जिस राज्य को पिछले कई वर्षों से, कई दशक से इंतजार कर रही थी सरकार बनाने का, वो काम पूरा हो चुका है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंका और अब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ममता बनर्जी की हार केवल एक राज्य की हार से जोड़ करके नहीं देखा, बल्कि ममता बनर्जी की हार को कहीं ना कहीं विपक्ष देश भर में हो रहे एक बड़े परिवर्तन की तरफ देख रहा है और इसको लेकर के विपक्ष अब एकजुट होने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन थोड़ा पीछे जाइए। अब अगर थोड़ा पीछे आप जाएंगे तो 2021 और 21 में नीतीश कुमार ने 20 में हार के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू किया, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा सहित कई नेताओं को अपने साथ जोड़ा, पार्टियों का विलय हुआ और नीतीश कुमार अपनी मजबूत स्थिति बनाने में लग गए थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2022 में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ करके एक ऐसा गठबंधन बनाने का प्रयास किया जिस गठबंधन में नीतीश कुमार हों और नीतीश कुमार उसे लीड करें, भारतीय जनता पार्टी को औकात बताई जाए। लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। हालांकि नीतीश कुमार अपने स्तर से जबरदस्त सफल हुए, पर विपक्ष एकजुट नहीं रह पाया। निजी स्वार्थ और क्षेत्रीय दलों की जो अति महत्वाकांक्षा थी, उसने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को तहस नहस कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने जो ताना बाना बुना था, उसका एक अलग तरह का इम्पैक्ट देखने को मिला 2024 के चुनाव में। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है, उसमें ममता बनर्जी की हार केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे विपक्ष के लिए एक संकेत है। आने वाले चुनाव में इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है और यही वजह है कि अखिलेश यादव समेत जितने भी क्षेत्रीय दल अलग अलग राज्यों में सक्रिय हैं, वो सब एक बार फिर से पुनर्विचार कर एक मंच पे आने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। लेकिन उनके हाथ से बहुत बड़ा आधार जो है वो निकल गया है। नीतीश कुमार उनके हाथ से निकल गए हैं और ऐसे में ममता बनर्जी की हार के बाद ममता बनर्जी भले ही छाती पीटें, लेकिन अब विपक्ष किस तरह से इस पूरे माहौल को, पूरे समीकरण को देखता है, ये बड़ा ही दिलचस्प होगा। ममता बनर्जी के पास आज के डेट में कोई काम नहीं है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की कुर्सी से आज़ाद हो गई हैं और चुनाव भी हार गई हैं। अब ऐसे में एक बड़े बदलाव के संकेत देखे जा रहे हैं। इस घटना के बाद विपक्षी खेमे में खासकर अखिलेश यादव समेत कई नेताओं के बीच बेचैनी बढ़ी है और दक्षिण के राज्यों में भी अब भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश नजर आने लगा है। इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव जो देखने को मिला है, उसमें क्षेत्रीय दलों की ताकत और उनकी सीमाओं पर सवाल खड़े हुए हैं। लंबे समय से बंगाल की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाली नेता की पराजय यह संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से और अपने रास्ते को सुगम बना रही है। अखिलेश यादव और अन्य नेताओं की चिंता इस बात को लेकर के है कि अब क्षेत्रीय दलों का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव ने कई क्षेत्रीय दलों को पिछले 11-12 वर्षों में तहस नहस किया है और उनकी स्थिति मजबूर वाली हुई है। मजबूत होती भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में अपनी सरकार बनाने में सफल हो गई है। ये सिर्फ चुनाव जीतने और हारने का सिलसिला नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पक्ष और विपक्ष जनता के फैसले ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। विपक्षी एकता पर असर साफ साफ दिख रहा है और गठबंधन की एक प्रमुख आवाज़ रही जो इंडिया गठबंधन थी, उसमें खोजते रह गए नीतीश के बाद, लेकिन कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो एकजुट रख सके। नीतीश कुमार ने प्रयास जरूर किया था और उस प्रयास का मतलब आपको पता होगा कि 162 का अंक जो नंबर तय किया था नीतीश कुमार ने, उसमें पूरी तरह से इंडिया गठबंधन सफल रही थी। बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल को जोड़ करके उन्होंने 162 का प्लान बनाया था और ये उनका सफल प्रयोग था। आपको पता होगा कि बिहार सहित उत्तर प्रदेश और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के 2024 के चुनाव में काफ़ी पिछड़ गई थी और ये नीतीश कुमार का किया धरा था। आगे की रणनीति क्या होगी, अब
सभी विपक्षी दलों के सामने ये सबसे बड़ा सवाल हो गया है। क्या वे अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे? क्या नए गठबंधन बनेंगे या नेतृत्व में परिवर्तन देखने को मिलेगा? इन सभी बातों पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खास करके अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा मामला जो है, हाल ही में आए चुनावी नतीजों ने सभी को चौंकाया है। लंबे समय से बंगाल की राजनीति में दबदबा रखने वाली ममता बनर्जी, जिन्हें कहा जाता था कि उनका किला अभेद्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ किला ही नहीं भेदा बल्कि ममता बनर्जी को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। अब विपक्ष में जो हाहाकार मचा हुआ है उसमें ममता बनर्जी को देख करके बाकी के क्षेत्रीय दल भी अपने लिए अब एक रास्ता खोजना शुरू कर चुके हैं। खास करके अगर बात करें हम, तो इस बात में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों में सरकार बना करके और देश के अधिकांश राज्यों में उसकी सरकार बन गई है। ऐसे में ये साफ साफ नज़र आता है कि क्या मतदाता का रुझान अब क्षेत्रीय दलों से अलग हो गया है, उब गए हैं क्षेत्रीय दलों से, और क्षेत्रीय दलों के जो तुष्टीकरण हैं उसको लेकर के क्या मतदाताओं के मूड मिजाज बदले हैं। इन सभी परिस्थितियों को यदि आप गौर से देखें तो हिंदुत्व के अखाड़े में तुष्टीकरण कहीं ना कहीं ढेर होता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा का नेक्स्ट टारगेट कौन है, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मंगल पांडे का बिहार की मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना और उन्हें बंगाल के बाद सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी मिलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वहाँ हिंदुत्व के अखाड़े में फिर से तुष्टीकरण को मात देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी विपक्ष की एक मजबूत आवाज़ रही हैं। उनकी हार इस बात की तरफ इशारा करती है कि अब कोई भी तुष्टीकरण चलने वाला नहीं है। अखिलेश यादव जैसे नेता अब अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो वहीं कांग्रेस के लिए भी अलार्म है। हालांकि ये अलार्म कांग्रेस को 2014 से ही बजाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस अभी भी समझ नहीं रही है। अगर बिहार की ही बात करें तो बिहार जिन लोगों के हाथ में है और जिस तरह से बिहार कांग्रेस चल रही है वो दिन पर दिन दीमक की तरह धीरे धीरे करके अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही है। आपको बताएं कि मतदाताओं का अब रुझान बदलने लगा है। मतदाता क्या चाहते हैं ये आपको साफ साफ नज़र आ गया होगा। बिहार के कॉन्टेस्ट में आप देखें तो 10,000 रुपये की बात कह के विपक्ष अपने पीठ पर कहीं ना कहीं अपने थपथपा रहा है या वो अपने आप को किसी तरह से आत्मसंतुष्टि दिला रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस विपक्ष ने भी कई ऐसी घोषणाएं की थी, 2500 रुपये पर मंथ देने का, बिजली फ्री करने का, और भी कई घोषणाएं थी और वो सब धाराशायी हो गई। सीधी तौर पे तुष्टीकरण सभी करना चाहते हैं, लेकिन एक तुष्टीकरण जिसके लिए एक विज़न हो और दूसरा तुष्टीकरण जिसमें स्वार्थ हो। आप समझिए कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी है उसमें बिहार ने एक आईना दिखाया था। मैंने कल ही कहा था कि आईने में अगर पारा लगा दीजिए तो चेहरा दिखता है, और चेहरा दिखा दीजिए आईने में तो लोगों का पारा गर्म हो जाता है। सीधी तरह समझ लीजिए कि विपक्ष अब क्या करेगा। क्या आगे आकर के ममता बनर्जी एक बार फिर से विपक्षी एकजुटता को जोड़ेंगी? अलग अलग रास्ते अपनाने वाले ये विपक्षी दल, क्षेत्रीय दल एक दूसरे के प्रति भरोसा से बिल्कुल ही अलग हैं। ऐसे में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए खाद पानी यही तैयार करते हैं। दूसरी तरफ इनके व्यवहार, इनके क्रियाकलाप और इनके द्वारा जो अलग अलग तरह की रणनीति की जाती है जिसमें इनका निजी स्वार्थ निहित होता है, वो सब कुछ अब जनता देखना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो रास्ता बनाया है और जिस तरह से एनडीए गठबंधन का सृजन करके एकजुट करके लेके चल रही है, आपने देखा होगा कि बिहार में भी एनडीए गठबंधन से जुड़े दल डिमांड तो बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबको संतुष्ट करके और जिसको जितना चाहिए था उस हिसाब से सबको एक साथ रख करके चुनाव भी लड़ा और अच्छी पकड़ भी बनाई। बिहार विधानसभा में अब तक नीतीश कुमार के हाथों में कमान हुआ करता था, अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी का रथ जब दिल्ली से चल रहा है तो सीधे असम तक होता हुआ पहुंच रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से विपक्ष के लिए एक बड़ा अलार्म है। अगर अब भी विपक्ष नहीं चेता तो विपक्ष के लिए निश्चित रूप से अब जमींदोज होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त तैयारी के साथ मैदान में उतरती है, चुनाव लड़ती है और लोगों की भावनाओं तक पहुंचती है।
मैन टू मैन फील्डिंग और कई ऐसे गुण हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बेहतर बनाते हैं। ममता की हार से पूरे विपक्षी खेमे में हाहाकार मचा हुआ है। अब इससे कैसे निपटते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने कौन सी चुनौती रखते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि पश्चिम बंगाल की हार इस बात की तरफ इशारा जरूर करती है कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व का जो एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का, वो एजेंडा अभी भी कायम है। नीतीश कुमार ने इस हिंदुत्व वाले एजेंडे को कुछ दिनों तक, या कहा जाए तो कई दशकों तक, ठंडे बस्ते में डालने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन अब इस रास्ते में नीतीश कुमार ने भी अश्वमेध को, घोड़े को छोड़ दिया है। लवकुश का राज भले ही बिहार में रहा हो, लेकिन अब ये लवकुश नीतीश कुमार का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आया, वो साफ साफ बता रहा है कि अखाड़ा भी भारतीय जनता पार्टी का, पहलवान भी भारतीय जनता पार्टी के, और उन पहलवानों के लिए ताली बजाने वाले जो हाथ होंगे आम जनता के, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में बजेंगे। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन बिहार, बंगाल और यूपी, ये तीन राज्य हैं जो इस देश का मिजाज तय करते हैं। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो वो उसने तो पहले ही मिजाज तय कर दिया है। अब 2029 की तैयारी चल रही है और इसके बीच में 2027 और 2028 में कई राज्यों में चुनाव हैं। इन चुनावों में क्या कुछ निकल के सामने आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इसके साथ साथ अब 2029 की तैयारी शुरू हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया है। कैसे विपक्ष निपटेगा, ये सीधे सीधे अब समझ में आ गया है कि तुष्टीकरण नहीं बल्कि एजेंडा और लोगों की भावनाओं की राजनीति होगी। इसमें कितना ज़्यादा विपक्ष अपने आप को एक साथ कर पाता है, ये बड़ा ही टेढ़ा सवाल और इस समय का सबसे मौजूद सवाल है। आपके पास भी अगर कोई विचार हो, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन एक बात जरूर सोचिएगा कि इस बदलते हुए राजनीतिक परिवेश में विपक्ष की भूमिका कहाँ है, विपक्ष कहाँ खड़ा है और विपक्ष को क्या करना चाहिए। कई राज्यों में तो विपक्ष जैसी चीज़ ही नहीं बची है, क्योंकि विपक्ष के पास इतने अंक भी नहीं है कि वो विपक्ष का नेता भी बन सके। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।